हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को सही बोलना, पढ़ना, लिखना और उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हूँ। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने जॉब से, लेकिन मैंने हिंदी से नाता नहीं तोड़ा है और आज भी मैं ऑनलाइन हिंदी टीचिंग लेती हूँ और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका रीड माय स्टोरी चैनल पे, जहां मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स, कोचेस, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और काफी लोगों को। आज मेरे साथ में है डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी। मैम ने एमबीए किया है इंग्लिश में और साथ ही साथ बीएड, एमएड, पीएचडी भी किया हुआ है और 32 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। और मैम ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था 2018 में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ प्रॉक्टर और साथ ही साथ कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम किया है। और साथ में प्रेजेंटेशंस भी कई टॉपिक्स पे दिए हैं, ऑर्गेनाइज किए कई नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स और साथ ही साथ मैम ने काफी सारे रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। और मैम को कई बार कई प्लेटफॉर्म पे एज अ चीफ गेस्ट भी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, गेस्ट लेक्चरर भी कई इंस्टीट्यूशंस ने बुलाया है। और मैम ने एज एन एडिटर ऑफ डिपार्टमेंटल मैगजीन, लिटरेरी मैगजीन्स और कई लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी काम किया है और अभी करंटली भी कर रही हैं। और इसके साथ ही 35 से ज्यादा फेसबुक लाइव इवेंट्स भी कर चुकी हैं और अपने फेसबुक चैनल जीवन रंग उषा संघ पर पर्सनली इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती हैं। साथ ही साथ मैम फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है भाषा साहित्य मंच फाउंडेशन के। और साथ में मैम ने एक बुक भी पब्लिश करी है जिसका नाम है रे पर नाम तेरा, जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। इसके साथ कई और पोएम, स्टोरीज, आर्टिकल्स लिटरेरी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में मैम के रेगुलरली छपते रहते हैं। और उसके अलावा मैम को 25 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और अभी मैम की एक और बुक कसक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जो अभी पब्लिकेशन में है, जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसके अलावा मैम ने 5 एंथोलॉजीज भी लिखी हैं और साथ ही साथ फ्रीलांस राइटर भी कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और कई वेबिनार्स और पोएट्री सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट रेगुलरली करती रहती है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम मैम। नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद जितेंद्र, आपने मुझे आपके रीड माय स्टोरी चैनल पर बुलाया और मुझसे आप चर्चा करना चाहते हैं। और साथ ही मैं उन दर्शकों का भी आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे सुनेंगे और मेरी बातों को जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि जैसे हमेशा हमारे मन में विचार रहते हैं कि हम बड़े होके कुछ बनेंगे या कुछ करना चाहेंगे अपनी लाइफ, तो उसी तरह से आपकी भी पास्ट लाइफ में कुछ आपके विचार रहे होंगे जब आप बढ़ रही थी। तो उस टाइम पे तो वो जो विचार थे और आज की डेट में जो आप हैं और जो आपकी जर्नी में क्या मतलब डिफरेंसेस रहे हैं, किस तरह से वो जर्नी आपकी इस जर्नी तक मतलब पहुंचती है या पहुंची है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। क्योंकि मेरी फैमिली एकेडमिक फैमिली रही है शुरू से ही। मेरे पेरेंट्स टीचर रहे हैं और शुरू से उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया है। तो पढ़ाई तो हमारे परिवार में सबने बहुत अच्छे से की है, मैंने भी की है। और उन्हीं के सपोर्ट से मैंने हिंदी इंग्लिश में एमए किया और एमएड किया, पीएचडी भी की है। और हाँ, क्योंकि मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो इतना ज्यादा मैं डूब जाती थी कि मैं जब मेरे हाथ में कोई किताब आ जाती थी, कोई पेपर आ जाता था, तो मैं सब काम छोड़कर वो पढ़ने लग जाती थी। और इसीलिए मैं शुरू में तो मैं इसीलिए लाइब्रेरियन बनना चाहती थी। बचपन में बच्चों को समझ नहीं होती है, तो मुझे लगता था लाइब्रेरियन बेस्ट रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरियन बनने से मेरे पास आसपास ढेर सारी किताबें होगी और मैं उन्हें दिन रात पढ़ती रहूंगी। तो यही सोच था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए और पेरेंट्स को देखा और टीचिंग को देखा, तो धीरे धीरे मेरा इंक्लिनेशन टीचिंग पर बढ़ता चला गया। और फिर मैंने बीएड किया और जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो एज ए टीचर ज्वाइन की।
तो इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ ये ड्रीम भी पल रहा था और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपना ड्रीम फुलफिल कर पाई और एक टीचर बनकर मैंने अपनी ये जो लाइफ में अपने कार्यकाल में एक टीचर बनकर मैंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। दैट्स ग्रेट मैम। काफी मतलब जो आपकी जर्नी थी उसमें जो आपके थॉट प्रोसेसेस रहे थे कि आपको बड़े होके क्या करना है, ऑलमोस्ट आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशन में गई। आपने खुद भी तो बहुत सारी पढ़ाई की, आपने पीएचडी तक स्टडीज की है, साथ ही साथ आपने एज एन प्रोफेसर कई बच्चों की लाइफ में भी परिवर्तन लाया। तो अगर हम बात करें मैम पैशन की, तो कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैशन है? मैं मेनली क्योंकि एजुकेशन फील्ड में रही हूँ और पेरेंट्स का भी एनवायरनमेंट ऐसा ही रहा है, तो मैं एजुकेशन के लिए मेनली पैशनेट हूँ और उसमें भी मेन रूप से मैं अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और उसके बारे में मैं ज्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में हिंदी जो कि राजभाषा है और राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी पढ़ें, समझें और अपने व्यवहार में लाएं। और क्या होता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो अपनी भाषा में जितनी अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को बता सकता है, अपने भावों को, वो अपनी ही भाषा होती है। तो ये केवल हिंदी के लिए ही नहीं, मैं सभी भाषाओं के, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं या जो भी भाषाएं वो बोलते हैं, तो मातृभाषा को भी उनकी जो भी रही हो, क्योंकि इससे हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही है ज्यादातर। और यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि वो ये करें। और मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखा कि कई बच्चे कहते थे कि हम अपने ग्रानी से, हमारे दादा दादी से बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो मैं हमेशा कहती थी ये बहुत गलत है, तुम्हें जो भी तुम्हारी मातृभाषा है वो तुम्हारे माता पिता को कम से कम बोलना तो सिखाना ही चाहिए, लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। यदि वो संभव नहीं है तो बोलना तो, और वो बोलना किससे आएगा जब तक वो माता पिता उस भाषा में बच्चे से बात नहीं करेंगे। और इस बात का मैंने विशेष ध्यान इसलिए भी रखा क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान देखा बच्चों को कि वो दूसरी भाषाओं में बात नहीं कर पाते हैं केवल अंग्रेजी को छोड़कर। तो मैंने अपनी जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी पोती है, हम सभी ने कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखा कि उससे हिंदी में ही बात करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और बहुत अच्छे शब्दों का चयन और वो क्योंकि अंग्रेजी तो वो अब स्कूल जा रही है, वो सीख ही जाएगी। आजकल 90 क्या, मैं 100% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी स्कूल ही हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा है। अभी जो दूसरी लैंग्वेज के स्कूल बहुत गिने चुने और सरकारी स्कूल ही। तो मेरा शुरू से और आगे भी मेरा पूरा इसके प्रति प्रयत्न है कि अपनी मातृभाषा सीखें और उसे अपनी डेली व्यवहार में अपनाएं। ऑफिशियली चाहिए तो कोई सी भी भाषा, विदेशी भाषा, जर्मनी सीखें, फ्रेंच सीखें, कोई भी सीखें, उसमें कुछ भी गलत नहीं, अंग्रेजी सीखने में भी गलत नहीं, लेकिन दैनिक व्यवहार में आपस में अपनी मातृभाषा सीखें। तो मेरा शुरू से ये प्रयत्न रहा। राइट मैम, बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी यूज करेंगे तो अच्छा है, हमारी हिंदी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैम अगर हम आपके वर्क और एक्सपीरियंस की बात करें, आपने बताया कितने साल आपने काम किया, तो आपकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या किया, किन किन डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया, थोड़ा सा विस्तार से अपने जर्नी को शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल। मैंने करीब 32 वर्ष काम किया है। इन 32 वर्षों में मैंने शुरुआत की एक मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की टीचर से, और धीरे धीरे बढ़ते एक एक स्टेप बढ़ते मैं हाई स्कूल टीचर बनी, फिर मैं कॉलेज में पढ़ाया और अंत में मैंने बीएड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। तो मैंने हर फेज में मैंने काफी कुछ सीखा है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो उसमें मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। और मेरे स्टूडेंट्स से भी मैंने काफी चीजें इंटरेक्ट करते हुए सीखी, जानी उनके बारे में, अपने कलीग से सीखा, अपने एकेडमिक हेड से सीखा, और धीरे धीरे इसने मुझे काफी कुछ सीखने को, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, काफी कुछ नई चीजें, जैसे कि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी और जब हम पढ़ते थे तब हम कंप्यूटर तो हमने शायद काफी लेट से देखा, लेकिन धीरे धीरे एकेडमिक फील्ड में और वर्क करते करते हमने ये भी सीखा। तो काफी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान सी थी वो सीखने को मिली। तो इस सब के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को, अपने एकेडमिक हेड्स को उसके लिए थैंक्स देना
चाहूंगी कि इस जर्नी में मैंने काफी कुछ सीखा और आज मेरे में जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, जो मुझमें कॉन्फिडेंस है या जो मैं कम्युनिकेशन बेटर कर पा रही हूँ, वो सब मेरे इस वर्क से ही आया। शायद मैं घर पे रहती तो इतने अच्छे से नहीं कर पाती। और मैं इसी के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि मेरा टीचिंग कैरियर बहुत सेटिस्फाइंग रहा, बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत लव प्यार मिला, सम्मान मिला और आज भी मेरे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं आज भी मुझे जो वर्षों पहले मैंने पढ़ाए थे आज भी मुझे याद करते हैं और मुझसे बात करते हैं, टाइम टाइम पर मुझे विश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि केवल इंजीनियर, डॉक्टर या किसी और फील्ड में ही नहीं, टीचिंग भी एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें भी। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लाइवली रहते हैं, क्योंकि बच्चों से मिलकर आपका जो मूड भी है वो अच्छा हो जाता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं उनके थ्रू भी और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग कैरियर है। तो वो ले सकते हैं और उनको अवश्य टीचर बन के कभी रिग्रेट नहीं हो, क्योंकि हमको जो खुशी बच्चों से मिलकर, उनको पढ़ाकर, उनसे बात करके मिलती है वो शायद और किसी फील्ड में नहीं मिलती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि टीचर भी एक तरह से सेकंड पेरेंट हो जाते हैं। हमको भी अपने स्टूडेंट के अचीवमेंट पे जितनी खुशी होती है, माता पिता के बाद वो टीचर ही हो सकता है और हमको उसमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हमको लगता है हमने कुछ अचीव किया। तो ये मेरी बहुत ही फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग जर्नी। सही बात बोली आपने। जब एज एन मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे जो अचीवमेंट होती थी, जो हमारे टीचर उसको सेलिब्रेट कर खुश होते थे, तो हमें और ज्यादा खुशी मिलती थी उस चीज की। और टीचर्स जो आपके मतलब बहुत खास रहे, जो आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको आप हमेशा याद रखो, ये तो फैक्ट है। और बहुत अच्छा करियर होता है टीचर्स का, बिकॉज आफ्टर पेरेंट्स जो चीज हम सीखते हैं वो टीचर से ही सीखते हैं। बेसिक चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं तो बेसिकली वो चीजें जो कैसे व्यवहार करना है, क्या चीजें करनी है, बट पढ़ाई लिखाई वो सब हमें टीचर सिखाते हैं। गुरु का रोल जो है, टीचर का रोल जो है बहुत अहम है हमारी सोसाइटी में। तो इसीलिए टीचर्स की भी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ये बनती है कि जैसे हिंदी की हम बात करें आज, तो वो लोग भी बच्चों को कहें कि भाई हिंदी तुम्हारे लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो सभी टीचर्स भले ही वो किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हो, बट उन्हें हिंदी सभी को करना चाहिए। दैट्स गुड। और मैम अगर हम बात करें, जैसे अब आप एक राइटर हैं आफ्टर योर वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो एज एन राइटर, एज एन पोएट आप बुक्स लिख रही हैं, पब्लिश कर रही हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आप सोच रही होंगी करने के लिए या कर रही होंगी। तो अब मेरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि अब यहाँ से लेके अगले 5 से 10 साल में आपका विजन, मिशन, गोल क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो अपने लिए, बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए एज अ होल? यस, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं यही जो हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को सही बोलना, पढ़ना, लिखना और उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने जॉब से, लेकिन मैंने हिंदी से नाता नहीं तोड़ा है और आज भी मैं ऑनलाइन हिंदी टीचिंग लेती हूँ और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे लेती हूँ, क्योंकि पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है इस समय। मेरा उद्देश्य है कि मैं हिंदी बच्चों को सिखा सकूं और उनकी वो स्किल डेवलप कि वो अपने शुद्ध हिंदी लिख सकें, सही तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और इसके लिए मेरा बराबर प्रयास रहता है इसके माध्यम से भी। और जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट हूँ वह भी मेरा कोशिश करते हैं, मैं हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि वो अच्छी हिंदी में बात करें और उसके लिए मैं उनको एनकरेज भी करती हूँ कि आप बोलने में शर्माइए मत, डरिए मत, क्योंकि ज्यादातर बच्चे या इवन बड़े भी कहते हैं अरे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बोल पा। तो हम एनकरेज करते हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट होता नहीं है और कहते हैं ना माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, हम सीखते हैं। फिर वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। तो जब जड़मती भी सुजान हो सकता है, मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है और एक रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, तो अभ्यास से क्या कुछ संभव नहीं, अभ्यास से संभव है। हम हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप बिना डरे, बिना घबराए कि आपकी भाषा अच्छी नहीं, आप बोलिए। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे, क्योंकि आपको खुद को भी एहसास होगा कि आपने गलत किया। दूसरों को गलती बताने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं हमेशा बच्चों को स्कूल में भी
मैं उनको बोलने के लिए और जो लेसन पढ़ाती हूँ पहले कहती हूँ पहले तुम बोलो, ताकि मैं तुम्हारे बोलते समय मैं बताऊं कि कहाँ गलत हुए, मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके वो हिंदी को अच्छी तरह बोलें, समझें, सीखें, पढ़ें। और फिर मैं जो चार्ज करती हूँ उनसे वो अंडर प्रिविलेज की एजुकेशन के लिए चार्ज करती है, उसको यूज करती हूँ ताकि किसी और बच्चे को आगे बढ़ने में, शिक्षा में उसका योगदान हो सके। ये मेरा उद्देश्य है इसके माध्यम से। बहुत बढ़िया मैम, दिस इज वंडरफुल, क्योंकि हम जो करते हैं सोसाइटी के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास चीजें नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज, तो उनके लिए भी कुछ हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर और बहुत अच्छा है, थैंक्स टू यू फॉर दैट। और अगर मैम बात करें आपके लाइफ में पर्सनली या प्रोफेशनली जो जर्नी रही है, उसमें कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जो आपने सीखी हैं? जी, ऑफ कोर्स हम सब लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं, क्योंकि लाइफ का मतलब ही कुछ सीखना है, कुछ नया करना है या बेटर करना है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और अपने प्रोफेशनल करियर में भी और पर्सनली भी। उसमें एक तो मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये सीखी है कि जो यदि तुम कुछ सही कर रहे हो तो उसका डरो मत, डेयर टू डू द राइट थिंग्स। उसमें पूरा हिम्मत से, पूरा कॉन्फिडेंस से करो, क्योंकि हम यदि सही हैं तो अंततः लोग उसको मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। परेशानियां आएंगी लेकिन उसको करो। तो डेयर टू डू द राइट थिंग्स। और कुछ भी स्टार्ट करना है तो पूरा कॉन्फिडेंस से करो। यदि हम में आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम सही काम भी नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोग ये आत्मविश्वास की कमी से ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि मैं कर सकता हूँ। See, you can only when you believe that you can. आप तभी कर सकते हैं। तो आपको जब विश्वास हो जाएगा कि हम कर सकते हैं, गलतियां होगी परंतु बाधाएं आएंगी, लेकिन आप कर सकते हैं। और एक बार आप अपना बेस्ट दो, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। गॉड में फेथ भी जरूरी है। आप अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो। ईश्वर की मर्जी है, वो अवश्य बाकी वो सब अरेंज कर देगा। आप अपना बेस्ट और एंजॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि छोटी चीजों से ही तो बड़ी चीजें होती हैं। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीजें भी करो। होप बट नेवर एक्सपेक्ट, और लुक फॉरवर्ड बट नेवर वेट, क्योंकि वेट करने में हमारा टाइम जाया नहीं करना है। लुक फॉरवर्ड कि हम कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ जरूर परिणाम मिलेगा, लेकिन उसका वेट करके कि ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, ये होने, तो कभी भी हम उन परिस्थितियों का वेट नहीं कर सकते। हमें परिस्थितियां बनानी है तो हमको वो भी करना है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। नहीं, जो आपने बात करी है वो हम लोगों की लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग ये चीजों को समझना शुरू कर दें और फॉलो करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, तो ना सिर्फ हम अपनी लाइफ आसान करेंगे बल्कि और लोगों के लिए भी लाइफ को आसान करेंगे। बिकॉज हम जो चीज करते हैं, हमारा अनुसरण हमारे साथ में और लोग भी करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक उसका प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक डायरेक्शनल अप्रोच के साथ में काम करें, और जो आपने बताई वो चीजें तो बेसिक हैं। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस भी मिलेगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो दिस इज गुड मैम। तो अगर हम बात करें, जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ाती रही हैं, हिंदी के प्रोफेसर रही हैं, तो आपने खुद देखा है, ये चीज महसूस किया, आपने अभी एग्जाम्पल भी कोट किया कि आज की डेट में बच्चे भी इंग्लिश बोलने लगे, हिंदी में उनका हाथ तंग है। और ये चीज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या प्राइवेट सेक्टर में तो खासकर इंग्लिश का ही यूजेज होता है। हिंदी तो बहुत रेयर ही यूज की जाती है, खाली बोलचाल में कभी यूज हो जाए तो हो जाए, बाकी रिटर्न तो इंग्लिश ही होता है। बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी आज की डेट में हिंदी का यूजेज कम होता जा रहा है। तो ये क्या रीजन है कि हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं? वो एक कहते हैं ना, हमारी मानसिक गुलामी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें आजाद हुए अभी 75वीं हम अमृत महोत्सव मना चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं और हम उसमें शान समझते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम किसी विदेशी भाषा को बोलने में शान समझना, इससे बड़ा अपमान की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारी अपनी माँ को इज्जत न देख करके पड़ोसी को इज्जत देना या दूसरों को इज्जत देना के जैसा हुआ। क्योंकि हम यदि अपनी माँ का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो मातृभाषा भी हमारी माँ के समान ही है, माँ ही है। जननी, जन्मभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए, और इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनको हम अपनाएंगे नहीं तो कैसे कर सके। और इसमें बहुत कुछ हद तक मैं समझती
समझती हूँ कि शिक्षा प्रणाली भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाता है। अंग्रेजी आजकल हिंदी मीडियम या लोकल भाषा, जैसे मैं कर्नाटक में रहती हूँ तो कन्नड़ मीडियम, ऐसे स्कूल बहुत कम गिने चुने सरकारी स्कूल रह गए हैं। और जो भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाता है वो भी चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और वो भी सपने देखता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, बच्चों को योगी बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी मातृभाषा को सीखना और उसको अपने व्यवहार में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम यदि अपने आसपास के लोगों से अपनी भाषा में हम नहीं बात कर सकते तो उससे बड़ी शर्म की बात दूसरी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 30-35 वर्षों से कर्नाटक में रह रही हूँ और मुझे शुरू से ही भाषाएं सीखने का शौक रहा है। तो मैंने कन्नड़ भी सीखी है। मैं पढ़ना लिखना तो नहीं जानती, वो भी मैंने कोशिश की थी पर नहीं कर पाई, लेकिन मैं बोलने में कभी नहीं चूकती थी और मैं हमेशा से बोलती रही हूँ। और मैं आज भी जब बाहर निकलती हूँ या किसी कन्नड़ स्पीकिंग से मिलती हूँ तो मैं कन्नड़ में ही बात करती हूँ। और इसीलिए मेरे जो स्कूल में कॉलेज में जो कन्नड़ टीचर रहते थे, कन्नड़ फैकल्टी रहते थे, वो लोग बहुत खुश होते थे। अरे मैम, आप हिंदी की अध्यापिका होते हुए कन्नड़ में बात करती हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसमें बात करना, और लोकल में कहीं भी शॉपिंग के में कन्नड़ में, तो उनको खुशी मिलती है और वो कहते हैं अरे आप तो बहुत अच्छी बोलती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और क्या होता है कि जब आप भाषा सीखते हैं आपको ही फायदा है। आप जो सामने वाला क्या बात कर रहा है उस भाषा में अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसमें उनकी बातों को अच्छे, उनके लिटरेचर को जान सकते हैं। और आपको यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पीएचडी है वह मैंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं पर, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, उनका जो ट्रांसलेटेड हिंदी में अवेलेबल है उन पर किया है। इसके द्वारा मैं यहाँ के कल्चर को, यहाँ की रीति रिवाजों को, यहाँ के लोगों की विचारों को, यहाँ के लेखकों के जो भाव हैं, मतलब उनको अच्छी तरह समझ सकी। और ये मैंने इसीलिए किया कि मैं जब दक्षिण में रहती हूँ तो मैं दक्षिण की भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा जानूं, और हिंदी के अनुवाद के माध्यम से मैंने उन्हें जाना, समझा और मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो यही मैं चाहती हूँ कि माता पिता आज से ही कम से कम कोशिश करें कि अपने बच्चों से अपनी भाषा जो भी बोलते हैं उसमें करें, फिर उसके बाद में अपने देश की भाषा में करें। अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, रशियन सीखें। आपको प्रोफेशनली आवश्यकता है तो कोई भी भाषा सीखें, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा जरूर सीखें और उसमें हमेशा गर्व समझें कि जो भी भाषा भाषी तभी वो अपने रूप में एक अच्छे नागरिक बन पाए। करेक्ट, आपने बहुत सही बात करी है। तो अगर हम इसी को आगे लेके चलें और इसी के बारे में फर्दर बात करें कि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और हमको खुद को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकें। तो आपका विचार क्या है कि वो क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए या किस तरह से हम उसको फॉलो कर सके कि हिंदी का जो यूजेज है, जो हिंदी का इस्तेमाल है, हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए? इसके लिए सबसे बड़ी बात तो है कि भाषा को सम्मान देना और भाषा पढ़ाने वालों को सम्मान देना। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है टीचिंग के दौरान कि कई लोग, और खास तौर से नॉर्थ में ज्यादा, यहाँ तो फिर भी हिंदी टीचर्स को थोड़ा बेटर समझते, क्योंकि उनको पता है कि इनके बिना हम ये भाषा को भी ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि वो जानते थे, मैंने अंग्रेजी में भी एमए किया, पर उनका नहीं मैडम आप हिंदी ही पढ़ाइए, क्योंकि आप जो शुद्ध हिंदी या व्याकरण पढ़ा सकती है वो हमारे यहाँ के अध्यापक नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए मुझे नॉलेज मिला। लेकिन अभी हमने उत्तर भारत में, मैं जब बात करती हूँ किसी से या जाती हूँ और देखती हूँ तो वहाँ तो और ज्यादा हिंदी को हीन दृष्टि से देखा जाता है और अंग्रेजी को बहुत ही सम्मान मिलता है। माता पिता, मतलब इवन जब भी मैं अपने घर जाती थी तो मेरे बच्चों को मैं बोलती थी तुम हिंदी में ही बात करना, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये यहाँ रहते हैं और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो ये अंग्रेजी झाड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो मेरे बच्चे भी कोशिश करते थे, लेकिन वहाँ लोकली लोग जो बात करते थे वो ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे। मेरे बच्चे बोलते थे मैं 3री क्लास में पढ़ती हूँ, जब मेरी बेटी बोलती है तो अच्छा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हो, मतलब उनको जैसे 3री क्लास समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी बोलने वाले हैं।
तो ये जरूरी है। और सरकार को भी हिंदी का मतलब उसको कुछ जैसे साइंस सब्जेक्ट को हम वैल्यू देते हैं, मैथ्स को देते हैं, मैं नहीं कहती वो गलत है, अंग्रेजी को भी देते, वैसे ही हिंदी अध्यापकों को भी वैल्यू देनी, हिंदी सब्जेक्ट को मतलब ये बहुत ही अनिवार्य बना दिया जाए। और यहाँ तो हमने अभी रिसेंटली सुना है दक्षिण भारत में कॉलेज लेवल पर वो हिंदी ही खत्म करना चाहते थे, बोलते थे अब जरूरत ही नहीं है बच्चों को, 10th लेवल तक पढ़ लिए काफी है। और फिर यहाँ के प्राध्यापकों ने बहुत इसके बारे में कोशिशें की, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किए, उनके पास में इसके बारे में भेजा, उसके बारे में सारा डिटेल्स की ये गलत है, आप क्यों बंद करें। तो उनके प्रयासों से अभी तक तो रुक गया है, अभी तो वापस कॉलेज लेवल पर पढ़ाई जा रही। तो मतलब हमको भी इसके लिए बराबर प्रयासरत रहना है और ये कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी उसका महत्व समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी से हर जगह चल जाएंगे, भारत में तो नहीं है, क्योंकि आप देश के किसी और भी कोने में जाएंगे तो आप अंग्रेजी से अपना काम नहीं चला सकते, आपको हिंदी जाननी होगी। तो भारत के बड़े हिस्से में हिंदी बोली समझी जाती है, आपको कॉमन मैन से बात करनी है, आपको अपने कहीं भी अपना काम चलाना है तो आपको हिंदी भाषा जानना जरूरी है, भारत में तो विशेष तौर पे। तो इसलिए हिंदी को जब उस तरह का बढ़ावा सरकार से, स्कूलों से मिलेगा और उनके अध्यापकों को इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा तो अवश्य ही ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे। जैसे मैंने तमिलनाडु में भी मैं रही हूँ तो मैंने ये फेस किया, अंग्रेजी में कितनी बात करूँ वहाँ के लोग जवाब नहीं देते, आपको तमिल ही बोलनी है। आज से बहुत समय पहले की बात है। तो उससे मुझे तो ये फायदा हुआ कि मुझे तमिल आ गई बोलनी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे के लोग रिजिडनेस के कारण कि नहीं हिंदी नहीं सीखनी है वो आज भी, लेकिन अभी मैं परिवर्तन वहाँ पे देख, वहाँ का एक कॉमन मैन, एक ऑटो रिक्शा वाला भी, एक कॉमन किसी दुकान वाला, वो कोशिश करता है हमारा चेहरा देख के कि वो हिंदी टूटी फूटी ही सही बोले, तो इससे फायदा उनका ही, उनका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं तो हिंदी वाला नहीं उनसे खरीदेगा। ये मतलब कोई भी भाषा हो, मैं किसी और भाषा के विरोध में नहीं हूँ, एक जनरल बात बता रही हूँ कि आप इस तरह से उन्हें आवश्यक कर दें कि आपको वो जानना जरूरी है कि आप कहीं भी जाएंगे या नौकरी में भी यदि आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो वो जरूर सीखें। ऐसी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए और इसको थोड़ा ज्यादा महत्व बढ़ाएंगे तो जरूर होगा। राइट, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सर हर लेवल पे, सभी लेवल पे एफर्ट्स की जरूरत है। एज एन पेरेंट भी जरूरी है, एज एन टीचर्स भी जरूरी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी होना चाहिए और साथ ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए हिंदी को, ताकि एटलीस्ट क्या कहते हैं डिस्कशंस के दौरान या जो बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है, वो हिंदी में कंडक्ट करी जा सके और ज्यादा से ज्यादा हिंदी को बोला जा सके। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग और जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। जी, एक और बात मैं कह सकती हूँ, हिंदी दिवस जब पास आने लगता है सितंबर मंथ, तो हर कार्यालय में, सरकारी में तो खासतौर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और हिंदी में कई कंपटीशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा ही यदि उनको हिंदी जानने वाले को या हिंदी अच्छे से उपयोग करने वाले को यदि हम कोई इंक्रीमेंट दें, उनको इसका विशेष कुछ लाभ दें, तो अवश्य लोग भी इसको खुशी खुशी अपनाएंगे और सीखना चाहेंगे। तो ऐसा भी कुछ प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जाना है। वो अपनी भाषाओं में भी कर सकते हैं कि जैसे कर्नाटक की, तो कन्नड़ अच्छा जानने वाले या कन्नड़ का प्रयोग करने वाले वो आपको कोई इंक्रीमेंट दे दें, इस तरह का, इसी तरह हिंदी के लिए दें, तो ये भी एक इंसेंटिव के रूप में काम करता है और लोग खुशी खुशी करते हैं, एक मोटिवेशन फैक्टर भी बन जाएगा। सही बात है। तो अगर मैम अब आपके बारे में बात करते हैं दोबारा से, तो अगर मैं आपके बारे में पूछूं तो जो आपका नेचर रहा है वो किस तरह का रहा है? आप इंट्रोवर्ट रही है या एक्सट्रोवर्ट रही है? और जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है या किसी सेमिनार में ऑडियंसेस को संबोधित करती है तो आप कैसा फील करती है और उसका प्लस माइनस क्या रहता है कि मतलब जिस तरह से आपका नेचर है वो आपके लिए फेवरेबल रहता है या कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है? हाँ, देखिए हर एक व्यक्ति में इसका कॉम्बिनेशन होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। एट टाइम्स और सिचुएशन के अनुसार हम बन जाते हैं। जहाँ लगता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो चुपचाप रहो और जहाँ जरूरत है वहाँ बोलो। तो हर एक में कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरी नेचर, मेरे स्वभाव में भी दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से बात करनी है या ज्यादा बात करके मतलब स्थिति को खराब नहीं करनी है तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। इससे इंट्रोवर्ट होने से ये फायदा है कि आप साइलेंस में अपने से बात करते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, क्योंकि खुद से बात करना, हम दुनिया से बात करते हैं, अपने से नहीं करते, वो भी जरूरी है। तो वो भी
भी अपनी जगह बहुत मददगार होता है। अदरवाइज मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ज्यादातर, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे तो बोलना ही है, बहुत ज्यादा बोलना है। और लैंग्वेज आप जानते हैं, तो लैंग्वेज में तो बोलना ही है। मेनली लैंग्वेज टीचर को तो बोलते ही रहना है कंटिन्यूसली। तो मैं रही हूँ और मुझे इसके भी फायदे लगते हैं कि यदि आप किसी से बात नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे। कम्युनिकेशन से ही तो आप किसी को समझ सकते हैं, किसी की बात को जान सकते हैं, अपने विचार उन तक पहुंचा सकते हैं, और इससे बहुत ही फायदे होते हैं। ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने, अपने आप को एक्सप्रेस करने में मदद मिलती है, और मुझे भी इसका बहुत फायदा हुआ है। और अब जब टीचिंग में तो करती ही थी मैं, और उसके बाद भी अब मैं पोएट्री मीट्स में, लिटरेरी एक्टिविटीज में, लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस में अभी भी पार्टिसिपेट करती हूँ, तब भी करती थी। तो मुझे तो इससे इतने लोगों का, न केवल भारत में, देश विदेश में भी मुझे लोग जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। और अब तो ये इंटरनेट के माध्यम से हम इजीली कनेक्ट करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इसी कारण से जो मेरा अपना भाषा साहित्य मंच जो है मेरा, उसमें देश की हर एक राज्य से महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, और यहाँ तक विदेश में भी सिंगापुर से महिलाएं हैं, उसमें अमेरिका की हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो हम, ये एक माध्यम इतना अच्छा हो गया है कि हम उनसे कनेक्ट करते, और हम उनसे मिले नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई पोएट्री मीट करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑनलाइन, तो हमको लगता ही नहीं कि हम नहीं मिले। और हमारा एक दूसरे के प्रति इतना अच्छा रेपो हो गया, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया, इतना अच्छा प्यार और वो हो गया है कि हमें बहुत अच्छा लगता है उनसे। ये सब इसके फायदे हैं। तो मुझे तो लगता है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जब जरूरत है आप इंट्रोवर्ट भी रहो, वो भी जरूरी है, और एक्सट्रोवर्ट के भी अपने फायदे। राइट मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इंट्रोवर्ट होने के भी अपने फायदे हैं, और आप सिचुएशन के हिसाब से तो उसको यूज कर सकते हैं। और अब हम अगर बात करें कि हम लोगों को हमारी लाइफ में सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, कलीग्स का सपोर्ट, तो उसी तरह से आपकी लाइफ में वो कौन लोग रहे जिन्होंने आपको सपोर्ट करा आपकी जर्नी? बिल्कुल बिल्कुल, बिना सपोर्ट के तो कुछ भी संभव नहीं है, और ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी की लाइफ में। तो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा रहा है। उन्हीं के सपोर्ट से आज जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, उनके कंटिन्यूसली सपोर्ट के कारण ही है जो कुछ भी मैं सक्सेस अचीव कर पाई हूँ, या जो कुछ भी मैं आज एज ए पर्सन हूँ, ये उनके सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे वह एजुकेशन दिलवाई कि मैं आगे जा करके उस एजुकेशन का सही उपयोग कर सकूं, और उसके उपयोग से ही मैंने जो कुछ अचीव किया है। तो पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन देकर सबसे बड़ा सपोर्ट दिया है। उसके अलावा बाद में, शादी के बाद में, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे, क्योंकि जो कुछ भी मैंने जॉब किया है वो सब तो मैरिज के बाद ही किया है, तो मेरे पति ने कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। और कई बार मैं पीछे हटती थी कि नहीं, ये तो नहीं होगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, वो कहते थे नहीं करो तुम। वो बराबर मेरे कॉन्स्टेंट सपोर्ट करते थे आगे बढ़ने में, और वो कहते थे नहीं, यू डोंट वरी। कई बार उन्होंने बच्चों की देखभाल की, नहीं तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, तुम जाओ। और आपको जान करके खुशी और आश्चर्य भी होगा कि हिंदी भाषा को पढ़ाते हुए मैंने कई इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किए, जिसमें मैं मॉरिशस गई हूँ, नेपाल गई हूँ, और मतलब ऐसे कई मैंने इंटरनेशनली, और हमारे भारत का जो विश्व हिंदी सम्मेलन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से, क्योंकि वो हमेशा वो कहते थे तुम मुझे बोलो कहाँ जाना है, कब जाना है, मैं तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। और कई बार जरूरत होती है तो साथ भी आते हैं, आज भी आते हैं, जहाँ कहीं भी जाना होता है, जहाँ मैं अकेले नहीं, तो वो भी साथ में भी आए हैं। तो इसने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत हेल्प की है, और बच्चों ने भी बराबर सपोर्ट किया है। आज यदि मैं जॉब के बाद में लिटरेरी फील्ड में कुछ कर पा रही हूँ तो मेरे बच्चों के सपोर्ट से। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि आप क्यों नहीं कुछ ऐसा करती, क्योंकि आप हिंदी की नॉलेज को इस तरह यूटिलाइज करो। तो वो ही उसके पीछे रीजन है कि मैंने अपना ये जो पेज खोला, जीवन रंग उषा संग, ये उन्हीं के इंस्पिरेशन से हुआ है, उन्हीं के सपोर्ट से हुआ है। और कई बार जरूरत पड़ने पर मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो दोनों बच्चे का। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छे पेरेंट
अच्छी फैमिली और अच्छे बच्चे मिले हैं। और मैं यहाँ भूलना नहीं चाहूंगी कि मेरे जो कलीग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। आज मैं यदि कुछ भी इस फील्ड में करती हूँ और उनके साथ शेयर करती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते तुम रेगुलरली शेयर करो, हमको अच्छा लगता है कि तुम कुछ कर रही हो। तो रियली मुझे बहुत खुशी है कि उन सबके सपोर्ट से, मेरे एकेडमिक हेड्स ने भी सपोर्ट किया। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे साउथ में हिंदी की कॉन्फ्रेंस करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हिंदी इतना नहीं थर्ड लैंग्वेज के रूप में कई जगह पढ़ाई जाती है। तो मैंने जब ये इरादा किया तो मेरे जो प्रिंसिपल, जो अभी आचार्य कॉलेज जहाँ से मैंने रिटायरमेंट किया, उन्होंने मुझे पूरी तरह, मेरे मैनेजमेंट ने भी सपोर्ट किया। और आज भी लोग इसकी मिसाल कहते हैं, अरे हिंदी की कॉन्फ्रेंस हुई है इस कॉलेज में और इसमें काफी देश के कई भागों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब सपोर्ट सिस्टम मेरा अच्छा रहा है हर तरीके से, और मुझे बहुत प्यार और आदर भी मिला है। दैट्स ग्रेट मैम। आप जब एफर्ट करते हो तो सपोर्ट आपको मिलता है डेफिनेटली, और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आपका उत्साह भी और ज्यादा बढ़ जाता है, वो तो लाजमी है। और जितना ज्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं लोग, फैमिली भी, फ्रेंड्स भी, कलीग भी, और आपके डिपार्टमेंट और या ऑफिस से भी, तो उसका इम्पैक्ट मतलब पर्सनली आपके कॉन्फिडेंस पे भी आता है जी। तो मैम अगर हम बात करें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमें चाहिए होता है जैसे लाइफ में, तो आपका मोटिवेशन और आपका जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिलता है? मैंने जैसा पहले से कहा, पेरेंट्स से मिलता है और अपने जितने भी कलीग से, फ्रेंड्स से, उनसे मिलता है। और एक और बात है, क्योंकि पेरेंट्स से मैंने ये भी सीखा है कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, नेवर गिव अप, क्योंकि उन्होंने भी इन सिचुएशन को फेस करते हुए भी हमारी एजुकेशन को कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, या हमको जो भी बेस्ट फैसिलिटी देने की उन्होंने कोशिश की, उनके जितने भी रिसोर्सेज थे उससे। तो ये मुझे हमेशा उनसे ही मैंने सीखा है, नेवर गिव अप। और उसमें मैं एक और, मेरे जो अंकल, मेरे पिताजी के बड़े भाई को भी बहुत बड़ा सपोर्ट, इंस्पिरेशन मानती हूँ कि उन्होंने मेरी पीएचडी की स्टडीज में वो बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ रहे। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने मुझे हिंदी में मदद की और उन्होंने कंटिन्यूसली वो मेरे साथ रहे, कई बार मेरे साथ आकर रहे, मैं जाती थी उनके साथ, डिस्कस करती थी। उनने कंटिन्यूसली, नहीं तुम करोगी, पीएचडी करोगी, मतलब मेरे फादर और उनके बड़े भाई का मन था और उन्हीं के सपोर्ट से मैं कर पाई। नहीं तो शायद मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस उस समय नहीं था कि मैं पीएचडी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं वर्किंग थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो, और उन्होंने कंटिन्यूसली सपोर्ट दिया। तो आज मेरी पीएचडी की पूरी क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगी। आज वो नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनको याद करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति पेरेंट्स की तरह मुझे एजुकेशन में हेल्प दिया। उनको पता नहीं मुझ पर इतना क्यों विश्वास था या लगता था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये बहुत ही मुझे इससे सपोर्ट मिलता रहा, बच्चों से तो मिला ही, फैमिली से मिला, कलीग से मिला, सबसे मिला। ग्रेट, वंडरफुल। अगर हम बात करें सक्सेस की, तो आपका विचार क्या है सक्सेस? आप क्या सोचते हो कि सक्सेस आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? किस तरह से सक्सेस आपको कहाँ मिला या कहाँ आप अचीव करना चाहते हैं? सक्सेस ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमें ये एक पॉजिटिव एनर्जी देती है कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की। और जब सक्सेस मिलती है तो हम और डबल ज्यादा उत्साह से हम जुट जाते हैं कुछ और करने के लिए। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसमें मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है कि जो आपने कुछ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अपनी लाइफ में रखे, जो कुछ आप चाहते हैं अचीव करना, यदि वो आप पा लेते हैं तो वो आपके लिए सक्सेस है। वो गोल छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। गोल यदि अचीव हो जाता है किसी भी तरह से, तो आप उसको सक्सेस कहेंगे। और आपको तब ये भी लगता है किसी हद तक कि आपकी चॉइसेस गलत नहीं, कि आपने जो चॉइस की, आपने जो चाहा, जो पाथ लिया, या जो आपने लाइफ में करना चाहा, उसको आप कर पा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और एट द एंड ऑफ योर लाइफ सक्सेस का क्या मतलब है कि आप अपने आप को दर्पण में देखें और कहें कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ के लिए सोचा था या मैंने जो कुछ चुना बनना, वो मैं बन पाई और सक्सेसफुली उसको अच्छी तरह कर पाई। तो वही तो सक्सेस है। बाकी सक्सेस के तो कोई कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट फॉर एनीथिंग टू अचीव इन लाइफ। पर जो आपने सोचा उसको किया और उसको अच्छी तरह से किया, और आपको उसमें लोगों का सहयोग मिला या रिकॉग्निशन मिला या अचीवमेंट्स को लोगों ने उसको सराहा, यही सक्सेस है। हाँ, पर सक्सेसफुल होने में ये नहीं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेशनल हाईवे नहीं है कि आपकी गाड़ी चलती जाएगी।
मिस्टेक्स भी आएंगे, रोड ब्लॉक्स भी आएंगे, तो उन सबको पार करते हुए आप कुछ अचीव कर पाए और ग्रो करें इस प्रोसेस में, वो ही सक्सेस है। तो आपके लिए जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं, डेस्टिनेशन। उस जर्नी में काफी कुछ चीजें फेस करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गए, वो आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस। That's great, मैम, नाइस थॉट। और अब हम पहुंच रहे हैं हम आज के आखिरी सवाल पर। कोई सुझाव या कोई एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में? जरूर, मैं कहना चाहूंगी मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से, मेरी नॉलेज से मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि ऑलवेज सपोर्ट द राइट कॉज। यदि आप समझते हैं कि ये कॉज सही है, वो चाहे कोई भी बात हो, उसको सपोर्ट करो। उसके लिए कभी भी वापस पीछे मत देखो या हेजिटेट मत करो। तो ऑलवेज सपोर्ट द राइट कॉज, देन वर्क हार्ड एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे जरूर सक्सेसफुल होगे। टाइम लग सकता है लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा। तो हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी चीज उसके बिना संभव नहीं है। और कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप। कोशिश करते रहो, गिव अप नहीं करो, क्योंकि जब तक आपको अपना गोल नहीं मिल जाता है आपको उसको छोड़ना नहीं है। शुरू में दिक्कतें आएगी लेकिन कीप ट्राई, यू विल सक्सेड टिल यू सक्सेड। तो वो है एक बात। और लाइफ इज अबाउट लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स। तो अप्रिशिएट एंड लर्न फ्रॉम देम बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। मिस्टेक से सीखो, हार्ड वर्क करो और राइट कॉज के लिए हमेशा खड़े रहो। इसके लिए कभी डरो नहीं। शायद इतना ही। और उसके साथ एक और बात कि डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द बेस्ट। ईश्वर पर विश्वास रखो और जननी जन्मभूमि और मातृभाषा का सदैव आदर करो और उस पर गर्व करो, तो आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक अच्छे इंसान। करेक्ट। आपने जो पॉइंट आउट किया इन चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लें और फॉलो करना शुरू कर दें सही तरीके से, सही डायरेक्शन के साथ में, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें हर जगह पे, हर सिचुएशन में एक विनर की तरह या एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे बढ़ने में, सफलता देने में योगदान देंगी। तो मैम, आपने जो आज शेयर की इतनी सारी बातें, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जर्नी से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपने शेयर की। और साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य को लेके, हिंदी को लेके जो आपने काम किया, आपने पढ़ाया अपने जीवन काल में, वो काफ़ी सराहनीय है। और जिस तरह से आप आज भी हिंदी को प्रमोट कर रही हैं, हिंदी को अलग अलग मंचों पे लेके जा रही हैं और उससे रिलेटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस जर्नी पे हैं कि हिंदी को आपको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। और आज का डिस्कशन मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज किए हैं उसमें से ये वन ऑफ द फेवरेट मैं कह सकता हूँ कि मेरा रहा। और मुझे काफ़ी मज़ा आया डिस्कशन में। और मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक पर किसी और पर दोबारा जुड़ना चाहिए और बात करनी चाहिए डिटेल में, विस्तार से। तो मैं आपको दोबारा जल्दी ही किसी न किसी टॉपिक के ऊपर दोबारा इनवाइट करूंगा, सो दैट हम लोग और बात कर पाएं। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। वंडरफुल हैविंग यू हियर। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख पाई। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात शेयर करने का मौका दिया। अवश्य मिलेंगे, मैं भी जुड़ना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और साथ ही साथ मैं आपका सोशल मीडिया जो आपके चैनल के लिंक है वो इस वीडियो के साथ में, इंटरव्यू के साथ में शेयर करूंगा, सो दैट और लोग भी आपसे जुड़ पाएं, आपकी मुहिम का हिस्सा बन पाएं। तो वो भी एक लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपसे जुड़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो गाइज बिल्कुल भूलने ना उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना। और मैम की बुक बहुत ही अच्छी है और जो आने वाली है वो भी काफी अच्छी बुक है, तो उसे भी पढ़ना ना भूलें। तो फाइनली मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सबने वीडियो को देखा, उसको सुना, समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी। हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार भी किया होगा। तो गाइज इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और बिल्कुल भूले नहीं इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप सबका समय शुभ हो। थैंक यू एंड बाय बाय।